हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आईएफआरएस की सीरीज में आज आगे बढ़ते हैं विद वन मोर वीडियो जो है बेसिकली आईएफआरएस का अडॉप्शन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था आईएफआरएस का ओवरव्यू और उसके बाद आईएफआरएस की हिस्ट्री। तो आज बात करते हैं कि कैसे अराउंड 167 कंट्रीज ने अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को आईएफआरएस से इंटीग्रेट किया और उसकी क्या क्या अप्रोचेस हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है। तो वो हम आगे देखते हैं। लेट्स गो अहेड। तो आईएफआरएस का अडॉप्शन बेसिकली होता है टू मेथड से। एक मेथड है जो है वो फुल अडॉप्शन मेथड है, दूसरा है कन्वर्जेंस मेथड। तो वन बाय वन देखते हैं आगे कि दोनों मेथड जो है उसमें क्या चेंजेस है, क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कुछ होती है। लेट्स गो। तो फुल अडॉप्शन मेथड अगर हम देखें तो उसका मतलब क्या है कि एज इट इज। तो आईएफआरएस जिस तरह से डिजाइन किया गया है बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसको एज इट इज 100% अप्लाई कर देना, जिसको बोलते हैं फुल अडॉप्शन, जिसमें ना ही कोई चेंज होगा ना ही कुछ भी चीज यहाँ से यहाँ होगी। तो नो मॉडिफिकेशन इज देयर, जस्ट अप्लाई द सेम एज इट इज। ठीक है। फ्रांस ने आईएफआरएस अडॉप्ट किया हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर आईएफआरएस अडॉप्ट करती है एज पर देयर कंट्री रेगुलेशंस, तो उनको अपने एनुअल रिपोर्ट्स में डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं कि हमने आईएफआरएस अडॉप्ट किया है। ओके। और किया है तो कौन सी मेथड से किया है, कि हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो बना हुआ है वो एज पर द आईएफआरएस है, बट वो कौन सी मेथड से हम लोगों ने किया है। तो फ्रांस का जो एक बैंक है सोसाइटी जनरल, उनका 2022 का एनुअल रिपोर्ट अगर हम देखेंगे तो उसमें पैराग्राफ नंबर है 2.3.6, जो बात करता है डेफिनेशन और मेथोडोलॉजी के बारे में और अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजर के बारे में। तो उन्होंने अपने फ्रेमवर्क पैराग्राफ में ये बताया है कि उनका जो एनुअल रिपोर्ट बना हुआ है तो वो है एज पर द आईएफआरएस विच इज एज अडॉप्टेड। यहाँ पे उन लोगों ने मेंशन किया कि आईएफआरएस एज अडॉप्टेड, तो किस अडॉप्टेड बाय द यूरोपियन यूनियन, और वो जो पर्टिकुलर डेट से एप्लीकेबल था वो डेट। कहने का मतलब है कि जहां जहां पे भी आईएफआरएस का अडॉप्शन हुआ है, एनुअल रिपोर्ट में उसका डिस्क्लोजर जाएगा कि आईएफआरएस के हिसाब से बना है, कन्वर्ज किया गया है, या तो फिर फुल अडॉप्शन है। ठीक है। तो दैट वाज फुल अडॉप्शन। मूविंग अहेड टुवर्ड्स कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या है कि आईएफआरएस को एज इट इज अप्लाई नहीं किया जाएगा। यहाँ पे उसको कंट्री के रेगुलेशंस जो है, अपनी कंट्री की कंडीशन है, इकोनॉमी है, जो अडॉप्ट करना चाहता है, उनके हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा। यहाँ पे चीज देखने वाली ये है कि अगर आईएफआरएस में कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं तो वो आईएफआरएस नहीं होंगे। ओके। आईएफआरएस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आईएएसबी। तो अगर आईएफआरएस को एज इट इज अप्लाई करते हैं तो उसको आईएफआरएस बोला जाएगा। बट अगर आईएफआरएस को उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके अगर अप्लाई किया जाता है तो दैट वुडंट बी आईएफआरएस। ओके। तो दैट वुड बी सम, उसका नाम जो है कुछ अलग होगा, दैट वुड बी डिफाइंड एज विद सम अनदर नेम। तो अगर कुछ चेंज किए जाते हैं तो वो कौन से नाम में वो कहलाएगा, तो वो होगा कंट्री स्पेसिफिक नेम ऑफ आईएफआरएस। मतलब कि इंडिया ने अगर आईएफआरएस अडॉप्ट किया है तो इंडिया का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो फ्रेमवर्क है उसको बोला जाएगा इंड एएस, जो नाम दिया गया है उसको। वैसे ही अगर सिंगापुर का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसको बोला जाएगा एसजीएफआरएस। ओके। हांगकांग का अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसको बोला जाएगा एचकेएफआरएस, हांगकांग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। आईएफआरएस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आईएएसबी। अगर मॉडिफिकेशन किया तो आईएफआरएस नहीं रहेगा। उसका नाम क्या दिया जाएगा, कंट्री स्पेसिफिक नेम दिया जाएगा। इंडिया का आईएफआरएस, सिंगापुर का एसजीएफआरएस, हांगकांग का एचकेएफआरएस। वैसे ही जिस कंट्री ने जो अडॉप्ट किया वैसे नाम दिया जाएगा। तो टोटल 167 कंट्रीज अराउंड जो है जिन्होंने ओवर पीरियड ऑफ टाइम आईएफआरएस को अडॉप्ट किया है, आइदर अडॉप्शन मेथड से किया है या तो कन्वर्जेंस मेथड से किया है। मूविंग अहेड, कार्व आउट्स को ऐसे समझते हैं हम कि अगर इंडिया ने आईएफआरएस को एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो वो चेंजेस इंडिया ने किए हैं तो क्या किए गए, उसको एक कार्व आउट जो है दैट इज वन ऑफ द सेगमेंट ओके ऑफ द होल चेंजेस। तो कार्व आउट बेसिकली क्या है कि जो आईएफआरएस में ट्रीटमेंट दी गई है उससे अलग ट्रीटमेंट हम देंगे अपने इंड एएस में, जिसको बोलेंगे कार्व आउट। इट इज लाइक कि समथिंग इज गिवन इन आईएफआरएस बट विच वी हैव नॉट अडॉप्टेड फुल्ली, सो वी हैव मॉडिफाइड दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कंसिडरिंग द सिचुएशन और कंसिडरिंग द बिजनेस प्रैक्टिसेस, कंसिडरिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, और हमने उसको चेंज किया है इंड एएस में अपने। ओके। आईएफआरएस और इंड एएस विच इज 99% ऑलमोस्ट सिमिलर। ओके।
तो कुछ ही चेंजेस किए गए हैं कंपेयर टू IFRS इंड एस में। तो टोटल अभी तक ओवरऑल आई कैन से 10 कार्व आउट्स जो है वो अभी दिए गए हैं इंड एस में, अदरवाइज बाकी सब सेम है जो IFRS में दिया गया है। बट ये जो 10 चेंज किए गए उसकी वजह से वो IFRS नहीं कहलाएगा, राइट। तो मूविंग अहेड, कार्व आउट का एग्जांपल देखते हैं। IAS 28 बात करता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स। तो ये IAS 28 क्या बोलता है कि अगर किसी भी कंपनी को इन्वेस्टर जो कंपनी है उसको अगर एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में अगर इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे, तो उसको इक्विटी मेथड से सब उनके एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होने चाहिए। वो बात करता है IAS 28 कि जो इन्वेस्टर कंपनी है, जिन्होंने इन्वेस्टी कंपनी जो है आइदर एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, दोनों में से एक है, तो उन दोनों का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो सेम होना चाहिए, जिनका यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी जो है उन लोगों ने अडॉप्ट करी होनी चाहिए। तो वो प्रिस्क्राइब करता है कि इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ ऑफ द सेगमेंट विच इज इन्वेस्टर कंपनी और इट्स एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। ऑन द अदर हैंड वी हैव इंड AS 28। इंड AS 28 क्या बोलता है कि उन्होंने एक लाइन ऐड कर दी इसमें, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो। इफ यू टॉक फ्रॉम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज स्टैंड पॉइंट हियर, देन few banks we have, तो वो banks जो compare to other banks they have a very limited segments in which they are doing their business। तो वो banks के लिए ये इंड AS अप्लाई करना या तो फिर ये यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी जो इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो बोला गया है वो अप्लाई करना, दैट वुड बी टू मच, टू डिफिकल्ट फॉर देम, टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम, और उनका बिजनेस प्रैक्टिसेस देखते हुए दैट इज नॉट पॉसिबल समटाइम्स। तो जहां पे अगर इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो दैट इज ओके, इट इज इम्प्रैक्टिकेबल जो है वो यहाँ पे इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन मान के यहाँ पे एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर को एग्जम्प्ट किया जाएगा फॉर एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी मेथड। एक और एस्पेक्ट भी है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर कंपनी का सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है और सब्सटेंशियल उनका डिसीजन मेकिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते अपने एसोसिएट का और जॉइंट वेंचर का, तो उसका वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो दे कैन नॉट से कि ओके हमने इक्विटी मेथड अप्लाई किया, आप भी इक्विटी मेथड अप्लाई करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट कीजिए। तो एक ये भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं एप्लीकेबल होगी। तो इसलिए इंड AS 28 में ये इक्विटी मेथड से डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया गया है इंड AS 28 में IAS 28 के कंपैरिजन में, ओके। और जहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट IFRS इंक्लूड्स IAS एज वेल, जो हमने IFRS की हिस्ट्री में देखा था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कार्व इन कुछ चीज जो है वो IFRS में नहीं दी गई है, बट हमने इंड AS में वो चीज डाल दी है, ओके। इट्स लाइक इनपुट, कार्व इन हमने कुछ चीज जो है वो इन करी है। कार्व आउट का मतलब क्या था कि कुछ चीज IFRS में दी गई है, हमने उसको आउट करी, हमने बाहर निकाला। कार्व इन कुछ चीज IFRS में है ही नहीं, हमने उनको अडॉप्ट किया है, तो वो चेंज जो है वो भी किया गया है कंसिडरिंग द बिजनेस और इकोनॉमिक कंडीशन। टोटल इंड AS में सिर्फ एक ही कार्व इन है यहाँ पे देखा जाए तो। कार्व इन का मतलब क्या है? गिविंग एडिशनल गाइडेंस इन इंड AS व्हिच इज नॉट देयर इन IFRS व्हिच वी हैव टॉक्ड अबाउट। सिर्फ एक कार्व इन है जैसे मैंने बताया, और वो है बिजनेस कॉम्बिनेशन में। तो IFRS 3 बात करता है यहाँ पे कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड जो है वो नहीं दिया गया है IFRS 3 में। कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या रहता है कि एट द टाइम ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन जो ट्रांसफरर की जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है वो बुक वैल्यू पे नॉर्मली ट्रांसफर करना रहता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में। IFRS का क्या है? इट इज मोर रियलिस्टिक बेस्ड अप्रोच, ओके। IFRS जो डिजाइन किया गया इट इज मोर रियलिस्टिक बेस्ड अप्रोच, जिसमें मोर और लेस 70-75% जगह पे फेयर वैल्यू का यूज किया गया है कोई भी ट्रांजेक्शन में। तो इसमें पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड नहीं दिया गया कि जिसमें बुक वैल्यू का यूज किया गया है, ओके। तो यहाँ पे जो नेट एसेट जो होगा वो मेजर होगा फेयर वैल्यू पे इन IFRS 3। बट इंड AS 103 जो बनाया गया है वो बनाया गया है, उसमें क्या गया है, इन लोगों ने पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड को ऐड किया। क्यों? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का ऐड जो है वो सिर्फ एक ट्रांजेक्शन में किया गया है जिसका नाम है कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन। कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन क्या होता है पहले ये समझते हैं यहाँ पे
कि कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन का मतलब रहता है कि एक कंपनी है जिसकी दो सब्सिडियरीज कंपनी है। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ कि ए कंपनी जो है उसकी दो सब्सिडियरी है बी और सी की और एक सब्सिडियरी है डी। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है तो देयर इज अ चेंज। बी को फॉर एग्जांपल डी ने अक्वायर कर लिया, यहाँ पे बी जो है वो डी को अक्वायर कर रहा है, तो अब क्या होगा, डी जो है वो बी की सब्सिडियरी हो जाएगी और ए जो है वो एज इट इज रहेगी। तो देयर इज अ चेंज ऑफ होल्डिंग कंपनी। डी के लिए होल्डिंग कंपनी थी सी, अब हो गई है बी, तो देयर इज अ चेंज इन होल्डिंग कंपनी बट नो चेंज इन अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी सबके लिए रहेगी ए, तो डी के लिए अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी पहले भी ए थी, आगे भी ए ही है, तो इट्स लाइक कि चेंज इन फादर बट नो चेंज इन ग्रैंडफादर। पिताजी में चेंज हुआ, दादाजी में कोई भी चेंज नहीं हुआ, वो सेम ही है। याद रखने के पर्सपेक्टिव से वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल। तो चेंज इन होल्डिंग कंपनी, नो चेंज इन अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, तो इसको बोलते हैं कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। ये जो यहाँ पे सारी चीजें ये ट्रांजैक्शन होंगे उसमें हम उसमें यहाँ यूज करेंगे पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। क्यों? अगर सेम विद इन द ग्रुप अगर यहाँ पे ये चीज की जाए कि नेट एसेट को फेयर वैल्यू पे लिया जाए और नो यूसेज ऑफ बुक वैल्यू हियर, तो अल्टीमेट कंसोलिडेशन में क्या होगा, अल्टीमेटली जब सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मर्ज होंगे तब वैल्यू जो है वो सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से वो इन्फ्लेट होकर आएगी। ओके, तो यहाँ पे ये एक स्कोप रहता है कि बैलेंस शीट की साइज को बड़ा किया जा सकता है, सिर्फ इंटरनली किसी एक कंपनी को दूसरी कंपनी के द्वारा अक्वायर किया जा रहा है, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी सेम ही है, बट फिर भी यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ टू शो देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट इन्फ्लेटेड वैल्यू, इसको अवॉइड करने के लिए ये है कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। और मैंने आपको कार्व इन भी समझा दिया। और एक एस्पेक्ट है जो कन्वर्जेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑप्शन। What removal of option is basically, choices are given there in IFRS, but हम उसको रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे? कि अगर IFRS ने बोला है कि एक ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट दो तरह से होगी, हमने कहा कि नहीं, दो नहीं, सिर्फ एक ही तरह से होगी। IFRS में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमने वो इन डेज में वो ऑप्शंस को रिमूव कर दिए, तो दैट इज रिमूवल ऑफ ऑप्शन और कर्टेलमेंट ऑफ ऑप्शन। कैसे? IAS 1 जो है और इन डेज 1, IAS 1 का कंपैरेटिव स्टैंडर्ड है अपना इन डेज 1, वो दोनों बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो IAS 1 क्या बात करता है कि एक्सपेंस का जो क्लासिफिकेशन है वो होगा फंक्शन के द्वारा और नेचर के द्वारा, को किसी भी तरह से वी कैन क्लासिफाई द एक्सपेंसेस। अब यू विल थिंक कि फंक्शन और नेचर क्लासिफिकेशन क्या होता है। फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन जो रहता है वो कैसा रहता है कि बिजनेस में बहुत सारी प्रोसेसेस है। फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन मींस कि बिजनेस का प्रोसेस वाइज और उसका एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन प्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे कि अगर कोई बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको सैलरी दी जा रही है, तो उसको हम क्लासिफाई करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में। कोई बंदा ऑफिस में काम कर रहा है, सेम कंपनी और सिर्फ ऑफिस में काम, नेचर ऑफ एक्सपेंस इज सेम, इट इज सैलरी ओनली, बट उसको हम क्लासिफाई करेंगे एडमिन ओवरहेड में। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ, ये फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन हुआ कि एक फंक्शन फैक्ट्री का है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होगा, दूसरा एडमिन एक्सपेंसेस जो है। रिमेंबर, नेचर ऑफ एक्सपेंस इन बोथ द फंक्शन इज सेम विच इज सैलरी, बट फंक्शन बदल गया है, इसकी वजह से इन लोगों ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिया। इन डेज में क्या किया गया? इन डेज में किया गया कि नहीं, फंक्शन के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। ओके, टू मेक इट मोर सिंप्लीफाइड, सिर्फ नेचर वाइज क्लासिफिकेशन रखा गया। तो सैलरी जो होगी वो यहाँ पे 500 और 400 फैक्ट्री और एडमिन ओवरहेड है, यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आ जाएंगे 900 रुपए। ओके, दोनों को क्लब किया गया बेस्ड ऑन नेचर। सैलरी कोई भी हो, फैक्ट्री की हो, एडमिन की हो, मार्केटिंग की हो, कोई भी फंक्शन की सैलरी हो, वो जाएगी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, बिकॉज द नेचर ऑफ द एक्सपेंस इज एम्प्लॉय बेनिफिट। ये था रिमूवल ऑफ ऑप्शन। तो कन्वर्ज्ड IFRS और इन डेज, कन्वर्ज्ड IFRS और इन डेज जो है वो कैसे ये कॉमन होंगे? IFRS में से कार्व आउट निकाल दीजिए, ओके, कार्व इन को ऐड कर दीजिए और रिमूवल ऑफ ऑप्शन को हटा दीजिए, तो बन जाएगा इन डेज। IFRS में से कार्व आउट हटाइए, कार्व इन ऐड कीजिए, रिमूवल ऑफ ऑप्शन को हटाइए, बन गया इन डेज। मोर और लेस मैंने बताया 99% इन डेज इज सिमिलर टू IFRS, जस्ट ये 10 अपने कार्व आउट हो गए
एक कार्विंग जो है वो, और कुछ रिमूवल ऑफ ऑप्शंस है। हम डिटेल में सारे IFRS जो है वो देखेंगे। We are coming up with so many things. That was all about IFRS adoption. I hope you liked the video. If you have anything to share, please feel free to reach out to us, or see you in the next video. Thank you so much.